दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2026 की गुजराती हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बहरूपिया को, जिसे राजा संजय चौकसी ने डायरेक्ट किया है। बिलीव मी, ये कोई ऑर्डिनरी हॉरर मूवी नहीं है। इस स्टोरी में हर कैरेक्टर के पीछे एक सीक्रेट छुपा है और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है मिस्ट्री और भी डीप होती चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, असल बहरूपिया कौन है और किस पर ट्रस्ट करना इस कहानी की सबसे बड़ी मिस्टेक साबित होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों अनन्या, माही और भाविक से, जो मुंबई से माही के गांव की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सफ़र बनने वाला है। रास्ते में ही हमें तीनों की पर्सनैलिटी समझ में आ जाती है। अनन्या एकदम फियरलेस गर्ल है। उसे घोस्ट, सुपरस्टिशंस या पैरानॉर्मल जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। दूसरी तरफ माही, जो इसी गांव की रहने वाली है, बचपन में यहाँ कुछ ऐसा देख चुकी है जिसे वो आज तक भूल नहीं पाई। और भाविक हमेशा की तरह दोनों के बीच सबसे मैच्योर और प्रैक्टिकल नज़र आता है। जब माही गांव की हॉन्टेड स्टोरीज बताती है तो अनन्या उसका मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन तभी भाविक एक ऐसी कहानी सुनाता है जो इस पूरी मूवी की सबसे बड़ी मिस्ट्री से जुड़ी हुई है। सालों पहले इस गांव पर किंग अमरेंद्र का राज हुआ करता था। राजा बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से उसने डार्क रिचुअल्स का सहारा लिया और कुछ समय बाद उसके 2 बेटे पैदा हुए, चिरायु और शतायु। लेकिन बच्चों के जन्म के साथ ही एक खौफनाक भविष्यवाणी भी हुई। 25 साल बाद इन दोनों में से एक बच्चा डीमन बन जाएगा। यही सुनकर पूरे राज्य में डर फैल जाता है। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर डीमन कौन बनेगा। तभी दरबार में एक रहस्यमयी महिला आगे आती है और दावा करती है कि उसके पास उस डीमन को पहचानने का तरीका है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना राज बताती, स्टोरी सीधे प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है। अब तीनों दोस्त माही की पुरानी हवेली पहुंच चुके होते हैं। बाहर से ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही ज़्यादा डरावनी महसूस होती है। माही को फिर से वही अजीब प्रेजेंस महसूस होने लगती है, जैसे कोई दर्द में रो रहा हो। लेकिन अनन्या हमेशा की तरह इसे सिर्फ उसका भ्रम समझकर इग्नोर कर देती है। कुछ देर बाद तीनों होटल लौटते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है सीमा, आरव और एक सीधी सादी लड़की मेघा से, जो अपनी फैमिली के लिए वहां काम करती है। लेकिन असली खेल शुरू होता है रात में। क्यूरियोसिटी के चक्कर में अनन्या चुपके से हवेली की चाबी चुरा लेती है। उसी समय दूसरी तरफ मेघा के साथ भी कुछ बेहद अजीब होने लगता है। उसे स्ट्रेंज वॉइसेस सुनाई देती हैं, शीशे में कोई रहस्यमयी परछाई दिखाई देती है और अगले ही पल उसके हाथ पर एक अजीब सा मार्क उभर आता है। अब ये सब सिर्फ एक संयोग था या फिर सदियों पुराने उस श्राप की शुरुआत। बिलीव मी, कहानी अब धीरे धीरे अपने सबसे डेंजरस फेज में एंटर करने वाली है। अनन्या को वापस लाने के लिए भाविक और माही भी उस पुरानी हवेली में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें एक मास्क पहने रहस्यमयी शख्स दिखाई देता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद यही इस हवेली के पीछे का असली राज है। बट अगले ही पल ट्विस्ट आता है। वो मास्क पहने इंसान कोई और नहीं बल्कि अनन्या ही निकलती है। वो सिर्फ अपने दोस्तों को डराकर मजे ले रही होती है। लेकिन तभी उनकी नज़र एक दूसरे आदमी पर पड़ती है, जो पहले से ही हवेली के अंदर मौजूद था। शुरुआत में उसे देखकर लगता है कि शायद यही कोई बड़ा सस्पिशियस कैरेक्टर है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो सिर्फ चोरी करने आया था और खुद ही हवेली में फंस गया। इसके बाद सब कुछ समय के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन अनन्या, माही और भाविक पूरे गुजरात में घूमते हैं, नई नई जगहें एक्सप्लोर करते हैं और ऐसा लगता है कि शायद अब सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ खत्म हो चुकी हैं। लेकिन असली हॉरर तो अब शुरू होने वाला था। रात होते ही मेघा फिर से अजीब बिहेवियर करने लगती है, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। वो धीरे धीरे चलते हुए एक पुराने पेड़ तक पहुंचती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और अगले ही पल वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। तीनों दोस्त तुरंत उसे बचाकर होटल ले आते हैं। मेघा की हालत देखकर सीमा बुरी तरह घबरा जाती है और अनन्या का थैंक यू करती है, क्योंकि उसी की वजह से मेघा सही सलामत वापस आ पाई। लेकिन इस घटना के बाद माही और भाविक का डर कई गुना बढ़ जाता है।
उन्हें अब यकीन हो चुका था कि इस गांव में कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है, इसलिए दोनों अगले ही दिन मुंबई लौटने का फैसला कर लेते हैं। अनन्या अभी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि इस मिस्ट्री के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर छिपा है। जाने से पहले भाविक उस अधूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा बताता है। वो बताता है कि जब पूरे राज्य में ये डर फैल गया था कि 25 साल बाद दोनों राजकुमारों में से एक डीमन बन जाएगा, तब राजा अमरेंद्र के दरबार में एक रहस्यमयी तांत्रिक महिला आई थी। उसने दोनों राजकुमारों के हाथ पर एक स्पेशल मार्क बना दिया और कहा, 25 साल बाद जिस राजकुमार के हाथ पर यह निशान सबसे ज्यादा गहरा दिखाई देगा वही असली डीमन होगा। राजा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने उस महिला की बात मान ली। लेकिन क्या सच में वो मार्क सही इंसान की पहचान करने वाला था, या फिर इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा धोखा छिपा था? इसी सस्पेंस के साथ स्टोरी एक बार फिर प्रेजेंट टाइमलाइन में लौट आती है। अब अगली सुबह अनन्या अकेली हो जाती है, क्योंकि भाविक और माही गांव छोड़ करके अपने शहर के लिए निकल चुके हैं। उधर रात होते ही मेघा एक बार फिर उसी रहस्यमयी ताकत के असर में दिखाई देती है। इस बार उसका पीछा आरव करता है। वो मेघा को उसी पेड़ के पास बेहोश पाता है और उसे उठाकर उसके कमरे तक ले आता है। ये सब अनन्या दूर से देख लेती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद आरव मेघा का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकलती है। मेघा खुद अनन्या को बताती है कि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और आरव ने सिर्फ उसकी मदद की थी। अब अनन्या के लिए एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। प्रॉब्लम मेघा नहीं, बल्कि उसके साथ हो रही वो रहस्यमयी घटनाएं थीं। इसीलिए अनन्या फैसला करती है कि अब सिर्फ डरने से कुछ नहीं होगा, इस मिस्ट्री की जड़ तक पहुंचना होगा। वो सीमा से परमिशन लेकर मेघा और आरव को अपने साथ चलने के लिए मना लेती है, क्योंकि अब उनका अगला मिशन था सदियों पुराने उस श्राप और किंग अमरेंद्र की अधूरी कहानी की सच्चाई का पता लगाना। इसके बाद अनन्या, मेघा और आरव उस गांव के एक बुजुर्ग के पास पहुंचते हैं, जिनके परिवार को पीढ़ियों से इस श्राप की पूरी कहानी पता थी। यहीं हमें उस अधूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट पता चलता है। 25 साल बाद चिरायु की शादी हो चुकी थी और किंग अमरेंद्र उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने वाले थे, लेकिन उसका छोटा भाई शतायु उससे अंदर ही अंदर जलता था। उसी समय गांव वाले भी महल पहुंच जाते हैं और जिद करने लगते हैं कि आज ही पता चलना चाहिए आखिर डीमन कौन है। तभी दोनों राजकुमारों के हाथों का मार्क देखा जाता है और सबको लगता है कि चिरायु ही डीमन है। गुस्साई भीड़ उसे घसीटते हुए कुएं में फेंक देती है, लेकिन यही मूवी पहला बड़ा ट्विस्ट देती है। असल में डीमन चिरायु नहीं बल्कि शतायु था। उसने चालाकी से अपना मार्क छिपा लिया था और अपने ही भाई को मरने के लिए छोड़ दिया। यहीं से साफ हो जाता है कि अमरेंद्र के बाद जिस राजा ने राज किया वो कोई इंसान नहीं बल्कि वही डीमन था। स्टोरी फिर प्रेजेंट टाइम में लौट आती है। उधर मेघा के हाथ पर भी वही रहस्यमयी मार्क दिखाई देने लगता है, जिससे अनन्या की चिंता और बढ़ जाती है। उस रात मेघा फिर किसी अनदेखी ताकत के वश में होकर उसी पुराने वेल की तरफ बढ़ने लगती है। इस बार वो कूदने ही वाली होती है, लेकिन आखिरी पल में अनन्या और आरव उसे बचा लेते हैं। अगले दिन कैफे में एक रहस्यमयी लड़की अनन्या से मिलती है। वो समझाने की कोशिश करती है कि अगर इस दुनिया में गुड एनर्जी है तो इविल एनर्जी भी मौजूद है। अनन्या उसकी बात पर बिलीव नहीं करती, लेकिन जैसे ही वो लड़की अनन्या का हाथ पकड़ती है, अनन्या की आंखों के सामने वेल में मरने वाले लोगों की झलकियां घूमने लगती हैं। बिना अपना नाम बताए वो लड़की एक गुलाब देकर वहां से चली जाती है। अब अनन्या इस मिस्ट्री की तह तक जाने का फैसला करती है। वो उन परिवारों से मिलती है जिनके अपने इसी वेल में कूदकर मर चुके थे। हर किसी की कहानी लगभग एक जैसी थी। मरने से पहले सभी विक्टिम्स अजीब बिहेवियर करने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें कंट्रोल कर रही हो। अब अनन्या को पहली बार महसूस होने लगता है कि ये सिर्फ कोई एक्सीडेंट या कोइंसिडेंस नहीं है। इसी बीच होटल ओनर सीमा उसे साफ चेतावनी देती है कि मेघा से दूर रहे, लेकिन अनन्या अब पीछे हटने वाली नहीं थी। सच्चाई की तलाश उसे एक पॉजिटिव तांत्रिक तक ले जाती है। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, उसे प्रकृति की ऊर्जा को महसूस करने की अद्भुत शक्ति थी। शुरुआत में अनन्या उसकी बातों पर हंसती है, लेकिन जब वो उसे एक फूल की एनर्जी महसूस करवाता है, तब पहली बार अनन्या को एहसास होता है शायद इस गांव में सचमुच कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जिसे साइंस से नहीं समझाया जा सकता। और यहीं से कहानी अपने डार्कनेस में एंटर करती है। इसके बाद अनन्या इस मिस्ट्री की आखिरी कड़ी खोजने के लिए गांव के म्यूजियम पहुंचती है।
इन्वेस्टिगेशन करते करते उसकी नज़र एक बहुत पुरानी पेंटिंग पर पड़ती है और यहीं उसे सबसे बड़ा शॉक लगता है। उस पेंटिंग में किंग की बहू शकुंतला दिखाई देती है, जिसकी शक्ल बिल्कुल होटल ओनर सीमा से मिलती जुलती थी। अनन्या तुरंत होटल लौटती है, लेकिन सीमा कहीं दिखाई नहीं देती। उधर मेघा फिर से उसी रहस्यमयी शक्ति के कंट्रोल में आ चुकी होती है। अनन्या उसका पीछा करते करते उसी पुराने पेड़ तक पहुंचती है, जहां एक बुजुर्ग अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। मरने से पहले वो उसी तांत्रिक का नाम लेता है जिसने राजकुमारों के हाथ पर मार्क बनाया था। तभी पता चलता है कि ये बुजुर्ग उसी तांत्रिक का वंशज था और जिस पेड़ के पास बार बार घटनाएं हो रही थीं, वहां उस महिला की आत्मा भी मौजूद थी। अचानक पूरा माहौल डार्क हो जाता है। मेघा सीधे उसी वेल की तरफ बढ़ती है जहां न जाने कितनी लड़कियां अपनी जान दे चुकी थीं। वो कूदने ही वाली होती है, लेकिन अनन्या उसे बचा लेती है। तभी पहली बार सीमा वहां पहुंचती है और यहीं से मूवी का फाइनल ट्विस्ट शुरू होता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि चिरायु की पत्नी का नाम शकुंतला था और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। लेकिन जब लोगों ने चिरायु को डीमन समझ लिया तो उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अब सच्चाई सामने आती है। सीमा शकुंतला का रीबर्थ थी। सीमा बताती है कि जब उसने भी वेल में कूदकर जान देने की कोशिश की थी, तब चिरायु की स्पिरिट ने ही उसे बचाया था। लेकिन हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। सेल्फ डिफेंस में अनन्या सीमा को वेल में धक्का दे देती है। उसी वक्त कुएं से एक भयानक एनर्जी बाहर निकलती है और रिवील होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि चिरायु की स्पिरिट थी। अब चिरायु की स्पिरिट सीमा के शरीर में आकर अनन्या पर हमला कर देती है। ऐसा लग रहा था कि अब अनन्या का बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी पॉजिटिव तांत्रिक वहां पहुंच जाता है। उसके साथ वही रहस्यमयी लड़की भी आती है जिससे अनन्या पहले मिल चुकी थी। और यहीं एक और सरप्राइज मिलता है। वो लड़की कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि पूजा की आत्मा थी। तांत्रिक उसकी पॉजिटिव एनर्जी को मजबूत करता है और फिर तीनों मिलकर चिरायु की स्पिरिट का सामना करते हैं। फाइट के दौरान फ्लैशबैक में पता चलता है कि चिरायु ने वही मार्क कभी शकुंतला के हाथ पर भी बनाया था। अनन्या उसी मार्क पर वार करती है और अगले ही पल चिरायु की स्पिरिट सीमा के शरीर से अलग हो जाती है। इसी के साथ सदियों पुराना श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद अनन्या अपने घर लौट जाती है। मेघा भी पूरी तरह नॉर्मल हो चुकी होती है और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर एंडिंग को ध्यान से देखें तो मूवी ये बताती है कि असल मॉन्स्टर हमेशा कोई स्पिरिट नहीं होती। कई बार इंसानों का लालच और धोखा ही सबसे बड़ा शैतान बन जाता है। शतायु ने अपने भाई को धोखा देकर पूरा श्राप शुरू किया, जबकि चिरायु आखिर तक एक विक्टिम ही रहा। मेघा के हाथ का मार्क भी इसी श्राप के दोबारा लौटने का संकेत था और सीमा का रीबर्थ इस अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए हुआ था। बरगद का ट्री ब्लैक मैजिक का सिंबल था, इसलिए मेघा वहीं आकर रुक जाती थी। मूवी के कर्ज को स्टार्ट करने वाला राजा अमरेंद्र एंड उसके विलन बेटे शतायु का आगे क्या हुआ मूवी में नहीं दिखाया गया है, बट मुझे लगता है डायरेक्टर ने स्मार्टली मूवी के नेक्स्ट पार्ट के लिए हाइप छोड़ा है। यही वजह है कि फिल्म बार बार डेस्टिनी, कर्म और पास्ट कनेक्शन पर फोकस करती है। तो दोस्तों, आपको बहरूपिया कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही हॉरर, मिस्ट्री और थ्रिलर मूवीज़ की एक्सप्लेन्ड वीडियोस देखने के लिए मिस्ट्री ट्यूब के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।